तो चलो अब आगे की कहानी देखते हैं। तो पिछली क्लास में हमने एक पजल डिस्कस किया था जो कि हमें पेज नंबर 2 पे दिया हुआ है। अच्छे से मैंने आपको समझाया था और उसका आंसर भी बता दिया था। लेकिन अब बात यह है कि बुक में कुछ इक्वेशंस दी हुई है उससे रिलेटेड जो मैंने आपको नहीं बताई थी। तो आ जाओ एक बार वो अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो पेज नंबर 2 पे हम हैं, जो पजल है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। आंसर ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन बुक आपको कहां ले जाना चाह रही है वो बताना रह गया था, तो वो अब आपको मैं बता देता हूं। तो अब अच्छे से देखना, ठीक है। तो एक बार पहले बताता हूं पजल था क्या। तो पजल ऐसा था कि एक हमारे पास ट्रेडर था, ठीक है। ट्रेडर जो है वो जा रहा था, ठीक है, अपना सामान बेच रहा था। तो क्या हुआ, एक खाली आदमी जिसके पास कोई काम नहीं था उसने उससे लड़ाई करनी चालू कर दी, ठीक है। किससे? ट्रेडर से। अब दोनों में लड़ाई झगड़ा हुआ और जो खाली आदमी था जिसके पास कोई काम नहीं था उसने ट्रेडर के अंडे फोड़ दिए, ठीक है। अब ट्रेडर के अंडे फूट गए तो ट्रेडर गया पंचायत के पास और बोला कि भाई इसको बोलो कि मेरे अंडों के पैसे दे दे जो इसने फोड़ दिए। तो पंचायत ने बोला बताओ कितने अंडे थे। तो यहाँ पे ट्रेडर ने बड़े ही मजेदार तरीके से आंसर दिया, ठीक है। मजेदार तरीका ये था कि बोला कि अगर दो दो के पेयर में गिनोगे सभी अंडों को, ठीक है, तो एंड में एक अंडा बच जाएगा। मतलब एक अंडा ऐसा रहेगा जिसे एक और अंडा नहीं मिलेगा, मतलब पेयर कंप्लीट नहीं होगा। फिर बोला अगर तीन तीन करके गिनोगे तो एंड में क्या होगा, दो अंडे बच जाएंगे, मतलब उन्हें अपना एक अंडा नहीं मिलेगा जो वो तीन बन सके, ठीक है। ऐसे ही बोला कि अगर चार चार में गिनोगे, ठीक है, कितने में? चार में, तो क्या होगा कि लास्ट में तीन अंडे बच जाएंगे, ठीक है, उन्हें भी एक नहीं मिल पाएगा जो वो चार बने, ठीक है। अब आगे जाते हैं तो कहता है कि अगर पांच पांच में गिनोगे तो क्या होगा, चार अंडे बच जाएंगे लास्ट में। ऐसे ही अगर छह के पेयर में गिनोगे, तीन और तीन छह, ठीक है, तो क्या होगा, पांच अंडे बच जाएंगे। अब लेकिन यहाँ पे एक बात आ जाती है, ठीक है, क्या कि कहता है कि अगर सात में गिनोगे, मतलब चार पांच छह सात, ठीक है, अगर सात में गिनोगे तो उस केस में क्या होगा, एक भी अंडा नहीं बचेगा। फिर एक बात और कहता है कि उसका जो बास्केट है, ठीक है, उसका जो बास्केट है उसमें अंडे जो है वो 150 से ज्यादा नहीं आ सकते। मतलब या तो 150 आ सकते हैं, ठीक है, या तो क्या आ सकते हैं, 150, या फिर कितने आ सकते हैं, उसके बराबर आ सकते हैं, ठीक है। तो मान लो अगर यहाँ पे हम ले लेते हैं नंबर ऑफ एक्स को ए, तो ए जो है वो 150 से क्या होगा, छोटा होगा या बराबर होगा, ठीक है। तो इतनी कहानी आपको समझ में आई होगी। फिर इसका हमने आंसर निकाला था, ठीक है, कि कैसे निकाला था, ठीक है, ट्रायल एंड एरर की मदद से, और आंसर हमारा आया था 119, ठीक है, ये हमारा आंसर आया था। तो ये कैसे आया ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। अब हम बुक के अकॉर्डिंग थोड़ा सा जा रहे हैं, ठीक है, कि बुक क्या कह रही है। तो बुक हमें इनकी इक्वेशन बनाना सिखा रही है, ठीक है। देखो कैसे सिखा रही है, ठीक है। तो कहा ना पेज नंबर 2 पे है, तो पेज नंबर 2 पे देख लेना। देखो यहाँ पे कैसे वो लिख रहा है, यहाँ पे वो कह रहा है कि सो हाउ मेनी एग्स वर देयर, कितने अंडे थे। तो कहते हैं लेट अस ट्राई एंड सॉल्व द पजल। तो सॉल्व तो मैं करवा चुका, ठीक है, लेकिन इक्वेशन बनाना बोला ना, सीख रहे हैं हम। तो देखो, तो कह रहा है कि लेट द नंबर ऑफ एक्स बी ए। यहाँ पे कह रहा है कि जो भी नंबर ऑफ एग हैं उन्हें क्या ले लो, ए, ठीक है। ये हमारे क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ एक्स, ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। अब आगे देखते हैं कि हमने नंबर ऑफ एक्स को क्या मान लिया, ए मान लिया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब वो कह रहा है कि ए जो है वो लेस देन और इक्वल टू क्या होगा, 150, ये भी सही बात है। अब आगे देखते हैं, तो अब ये इक्वेशंस बनवा रहा है। देखो कैसे कह रहा है इफ काउंटेड इन सेवंस नथिंग विल रिमेन विच ट्रांसलेट्स टू, ठीक है। जो हमें क्या बता रहा है कि इस तरीके से देखो कि अगर ए को हम सात सात के पेयर में गिनते हैं, ठीक है, तो क्या आता है, 0 बचता है, ठीक है। इसका मतलब ए जो है वो 7 का मल्टीपल है, ठीक है, ये समझ आया होगा। तो मैं ऐसे लिखेंगे ए इज इक्वल टू 7 इंटू पी। मतलब अगर हमने 7 में कुछ मल्टीप्लाई कर दिया है तो ए आ गया, ठीक है, और हमारे पास फिर बच कितना रहा है, 0। मतलब 7 में कुछ मल्टीप्लाई कर दो और उसमें कुछ प्लस मत करो तो ए आ जाता है, ठीक है। इतनी कहानी समझ में आई होगी। अब जरा आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी बात, ठीक है, कि a इज इक्वल टू, अब क्या होगा, देखो 6 के पेयर में अगर गिनते हैं, ठीक है, कितने के पेयर में, 6 के पेयर में। मतलब अगर 6 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, तो जो आएगा अगर उसमें 5 जोड़ दोगे, उसमें क्या जोड़ोगे, 5, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ एग। समझ आया होगा कि 7 में कुछ मल्टीप्लाई करो, ठीक है, कुछ मत जोड़ो, तो हमारा नंबर ऑफ एग आ जाता है। 6 में कुछ मल्टीप्लाई करो, जो नंबर आए उसमें 5 जोड़ दो, तो हमारे पास नंबर ऑफ एक्स आ जाते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही आगे चलते हैं, ठीक है, कि a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर 5 में गिन रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि पी क्यू, यहाँ पे r ले लिया, ठीक है। अब r है तो 5 से मल्टीप्लाई किया किसी नंबर को, फिर जो नंबर आया उसमें क्या जोड़ दिया, 4, तो हमें नंबर ऑफ एक्स मिल गए। अब आगे चलते हैं कि a इज इक्वल टू, अगर 4 में कुछ मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 4 में कोई नंबर मल्टीप्लाई किया और जो नंबर आया उसमें क्या जोड़ दिया, 3, ठीक है, तो उस केस में नंबर ऑफ एक्स आ गए।
अब आगे चलते हैं कि अगर 3 है हमारे पास, ठीक है, तो 3 में कुछ मल्टीप्लाई किया, जो नंबर आया उसमें क्या किया, 2 जोड़ दिया, ठीक है, तो हमारे पास नंबर ऑफ एक्स आ जाते हैं। फिर आगे चलते हैं तो a इजिकल टू 2, ठीक है, 2u, मतलब 2 में कुछ मल्टीप्लाई कर दिया और 1 जोड़ दिया जो नंबर आया उसमें, तो हमारे पास नंबर ऑफ एक्स आ जाते हैं, ठीक है। तो इतनी कहानी समझ आ गई होगी। अब बात यही आती है कि हम देखो इस तरीके से इसे लिख रहे हैं, ठीक है, और इस तरीके से जब हमने लिखा तो अब नंबर ऑफ एक्स कौन से होंगे, एक क्या होगा जो सभी को सेटिस्फाई कर देगा, और जो है 119 निकालना हम सीख चुके, ठीक है। अब जरा आगे देखते हैं कि बुक क्या कह रही है हमसे। तो देखो बुक क्या कहती है, तो बुक कह रहा है कि देखो दैट इज इन ईच केस, है ना, हर केस में, ठीक है, वी हैव a एंड अ पॉजिटिव इंटीजर b। अब ये कह रहा है कि हर केस में हमारे पास a है, ठीक है, बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है पॉजिटिव इंटीजर b है, मतलब ये जो हम ले रहे हैं ना ये हमारा क्या है, b, मतलब 7 6 5 4 3 2 ये सब क्या है, b है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने b लिख दिया। अब जरा आगे चलते हैं तो आगे ये कहता है कि विच डिवाइड्स a। देखो हम जब ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, जब हम यहाँ पे a इजिकल टू 2 में कुछ मल्टीप्लाई में लिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें ये पता है 2 जो है वो a को क्या कर रहा है, डिवाइड। इस तरीके से समझना कि 2 a को डिवाइड कर रहा है, कि अगर हम छोटा भी अगर कुछ लिखते हैं, जैसे देखो अगर मैं यहाँ लिखता 9, ठीक है, और यहाँ लिखता 2, तो यहाँ था 2 4 8 और मेरे पास ये 1 बच जाता, ठीक है। तो मैं इसको कैसे लिखता, 9 इज इक्वल टू, ठीक है, अब 2 इसे डिवाइड कर रहा है तो 2 इंटू, फिर यहाँ पे आता है 4 और प्लस में 1, तो ये डिवाइड कर रहा है और इसको डिवाइड कर रहा है। तो ऐसे यहाँ भी है कि हमारे पास एक a है, ठीक है, और फिर क्या है b, जिसकी वैल्यू बदली हुई है, बहुत सारी वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन b a को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ठीक है। डिवाइड करने के बाद होता क्या है कि एक रिमाइंडर यहाँ पे बच जाता है, कभी 5 बच रहा है, कभी 4, कभी 3 2 1 0, ये सब हमारे पास बच रहे हैं। और आगे एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये कहता है कि ये जो r है ना, ये जो क्या है r, ये हमेशा b से क्या है, छोटा, r हमेशा b से क्या है, छोटा है, ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। तो यही चीज थी कि हमने क्या देखा कि हमारे पास एक a है, फिर एक क्या है, b है, ठीक है, और b से जब हम a को डिवाइड करते हैं तो उस केस में क्या होता है, हमारे पास r बच जाता है और r जो है वो b से क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। तो इतनी कहानी आपको अच्छे से समझ आई होगी, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा आगे देखते हैं तो ये कह रहा है कि जैसे ही हमने ऐसी कुछ इक्वेशंस लिखी, ठीक है, कि हमने एक नंबर को दूसरे से डिवाइड करके और ऐसी इक्वेशन लिख दी, ठीक है, किस फॉर्मेट में लिखी है ये कि a, ठीक है, इज इक्वल टू b, फिर देखो b के मल्टीप्लाई में भी कुछ है तो यहाँ पे लेते हैं q, ठीक है, q ले लिया और प्लस में क्या आ गया, r आ गया हमारे पास। तो जैसे ही हमने ऐसी कोई इक्वेशन लिख दी a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस में r, ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, और r जो है वो b से छोटा, तो इस केस में हम जैसे ही हमने ऐसा कुछ लिखा वैसे ही हमने किसका यूज कर लिया, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज कर लिया, ठीक है, जो कि थ्योरम 1.1 है। तो इतनी कहानी तो पहले आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर बात यह है कि देखो अब यूक्लिड डिवीजन लेमा ही हमारा टॉपिक है, ये पजल हम पढ़ ही इसीलिए रहे हैं ताकि यूक्लिड डिवीजन लेमा को समझ सके। तो आपको पजल तो अच्छे से अब समझ आ गया होगा, ये इक्वेशन कैसे बनाई है ये भी समझ आया होगा। अब बात यह है कि कुछ ऐसा ही फॉर्मेट होता है, ठीक है, जो यूज करते हैं हम किसको समझने के लिए, यूक्लिड डिवीजन लेमा को, ठीक है। एक छोटी सी बात है जो उसमें हाईलाइट हो जाती है, यूक्लिड डिवीजन लेमा इसी से निकल के आता है, ठीक है, या इसी का पार्ट है कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन बात यही आती है कि थोड़ी सी बातें हमें हाईलाइट उसमें करनी होती है जो हम देखेंगे अगली वीडियो में। अभी के लिए ये पजल आपको क्लियर हो गया होगा और यही बात है कि ये पजल हमें कहीं ना कहीं यूक्लिड डिवीजन लेमा की तरफ ले जा रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात यह है कैसे ले जा रहा है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, अभी पजल आपको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। और बात यही है कि हम हर ए को बी क्यू प्लस आर के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, इतना आप याद रखना, जहाँ पे आर जो है वो बी से क्या होता है, छोटा, ठीक है। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में जो इससे भी ज़्यादा मज़ेदार होगी, अभी के लिए इतना ही।